बच्चों, 10th क्लास, लेक्चर नंबर 14, चैप्टर वही 6। ठीक है, अब केंद्र सरकार में पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें जो शासन का पहला अंग था व्यवस्थापिका, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। व्यवस्थापिका यानी संसद के बारे में पढ़ा था और उनके बीच में अंतर। आज हम आगे बढ़ेंगे। लोकसभा राज्यसभा का जो हमने पूरा डिटेल देख लिया था कि कैसे निर्वाचन होता है, सदस्य संख्या क्या होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या हैं। आगे पर बढ़ते हैं कि दोनों को मिला करके, पहले मैंने बताया था कि संयुक्त नाम जो है संसद का वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों के संयुक्त रूप से जो नाम आता है वो आता है संसद का। तो संसद का निर्माण किससे हुआ है? लोकसभा राज्यसभा से। तो ये दोनों सदन मिल करके और जो कार्य करते हैं, मतलब इनके पास जो शक्तियाँ हैं कार्य करने की, जो शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उसकी चर्चा अपन आज के लेक्चर में करेंगे। तो ये जो संसद के कार्य या शक्तियाँ हैं ये इसको कहाँ से मिली है? संविधान से। पहले भी अपन ने बार बार किया, संविधान जो एक सर्वोच्च सत्ता है, संविधान में सारा डिटेल जो है लिखा गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त संसद के कार्य और शक्तियाँ, इनकी चर्चा अपन आज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन देखते हैं पहली शक्ति, वो है विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी यानी विधि निर्माण और विधि यानी कानून। जो संसद के दोनों सदन मिलकर के पहला प्रमुख कार्य करते हैं वो है विधि निर्माण। विधि ने कानून, और ये कानून निर्माण राष्ट्रीय हित में, मतलब देश के हित में जो कानून बनना है वो कानूनों का निर्माण संसद करती है। अब उसके पहले मैं थोड़ा सा एक आपको बता देती हूँ, ये तो अपन चर्चा करेंगे कि देश में अपने संविधान में जो सूचियों का वर्णन है, क्योंकि आज अगर अपन बात करते हैं कि भाई विधि निर्माण हो रहा है, कानून निर्माण हो रहा है, तो कानून बनाने के लिए कोई विषय चाहिए। तो विषय कहाँ पर दर्ज है, क्या है? विषय दर्ज है बच्चों अनुसूचियों में। ये 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची जो है 7वें नंबर के, उसमें ये बताया गया है कि ये जो 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, केंद्र सूची जिसको अपन संघीय सूची भी कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, आया समझ में कि ये जो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, जो संविधान बना था उसमें 12 सूची में जो 7वें नंबर की अनुसूची है उसमें ये 3 सूचियों का वर्णन है, प्लस बाद में एक सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो एक होगी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें क्या है, हम इसको पढ़ेंगे कि संघीय सूची जो है उसमें जो विषय हैं वो केंद्र के विषय हैं। ठीक है, जैसे सेना है, इसके अलावा मुद्रा है, डाकघर है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, बीमा है। ठीक है, विदेशी व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ऐसे तकरीबन जो विषय हैं। तो ये सूची के जो विषय हैं इसमें कई बार वृद्धि और कमी हो जाती है। 97 थे, फिर अब फिलहाल जो है इसमें लगभग 100 विषय जो है इसमें माने गए कि इन 100 विषयों पर, कौन सी सूची के? केंद्र सूची के, संघीय सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास। ठीक है, विधायी शक्ति। दूसरी सूची आती है बच्चों राज्य सूची। राज्य सूची पे अधिकार किसका होता है? राज्य का। यहाँ पर भी पहले 66 विषय, अब मैंने जो पहले कहा था वृद्धि कमी हो जाती है, फिलहाल 61 विषय। इसमें राज्य की जो पुलिस होती है, वन विभाग है, सिंचाई है, कृषि है, अस्पताल हैं, ये जो राज्य के विषय होते हैं इस पे कानून बनाने का किसके पास होता है? राज्य सूची के पास। और एक सूची होती है समवर्ती सूची। जो संविधान में विषय थे उन विषयों को बांट दिया गया था, कुछ केंद्र ने अपने पास रख लिए, राज्य सूची को दे दिया। इसके बाद भी जो विषय बच गए उन दोनों पर अधिकार इन दोनों का है, केंद्र का भी और राज्य का भी। जब हम विधि निर्माण की बात करते हैं तो संसद के पास
केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में। फिर से बता देती हूँ मैं, 3 सूचियाँ हैं। हम संसद की बात कर रहे हैं, संघीय सूची में और समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उनको कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो समवर्ती सूची में भी जो विषय हैं 47 से 48 विषय, 52 विषय आ गए हैं इसमें। इन पे जैसे इसमें आ जाता है विवाह का, विवाह विच्छेद का, फिर उत्तराधिकार का, दत्तक का, संपत्ति का, इससे संबंधित जो भी मामला है वो समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा एक सूची और आई गई थी, अवशिष्ट सूची, जो संविधान बनने के बाद जोड़ी गई है, क्योंकि संविधान बनने के समय जितने विषय थे वो 3 सूचियों में आ गए। चौथी सूची का भी जिक्र आता है, अवशिष्ट विषय। अभी फिलहाल तो अपन बात कर रहे हैं कि पहला जो कार्य विधि निर्माण, तो संसद को राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का जो अधिकार मिला है, कौन सी सूची में? केंद्र सूची में। इसका दूसरा नाम क्या बताया अभी मैंने? संघीय सूची। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार इसको प्राप्त है। ठीक है। अब ये जो सूची है, अभी अपन ने क्या बात की थी? समवर्ती पे इन दोनों का अधिकार हो सकता है, केंद्र का भी, राज्य का भी। अगर किसी विषय को लेकर के इन दोनों में कोई विवाद हो जाए कि विषय एक ले लिया कोई और इस पे दोनों ही कानून बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका कानून ही मान्य होगा। किसका? केंद्र सरकार का। ठीक है। किस विषय को लेकर के? समवर्ती। तो जो हम सामान्य बात कर रहे हैं तो प्रमुख कार्य में आ जाता है केंद्र सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, विधि निर्माण। दूसरा कार्य संविधान संशोधन। मैंने पहले बताया था आपको, एक अर्थ बताया था संविधान संशोधन कि संविधान में जो लिखा गया है उसमें बदलाव संभव है, कुछ नई विषय, नई चीज़ जोड़ी भी जा सकती है और कुछ अंश को हटाया भी जा सकता है। और संविधान संशोधन की जो शक्ति है, यह प्रस्ताव संसद में ही लाया जा सकता है, राज्य के विधानमंडल में नहीं, क्योंकि यहाँ पूरे देश के लिए बदलाव होगा तो ये कहाँ पर आएगा? संसद में आएगा। अब ये कैसे होता है संशोधन, बदलाव कैसे होता है? ऐसा तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने बदलाव कर दिया। तो बदलाव की क्या प्रक्रिया है वो अपन देखेंगे। पहला तो दोनों सदनों के द्वारा। कौन से 2 सदन याद आए आपको? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। दोनों सदनों में हो रहा है। एक तो सामान्य बहुमत, जितने उपस्थित हैं उनके जो है बहुमत ले लिए, उनके मत राय ले लिए। ठीक है। या दोनों सदनों में अलग अलग, ठीक है, 2/3 बहुमत अगर मिल जाता है तो यहाँ पर संशोधन हो सकता है। कुछ मामलों में राज्य के विधानमंडलों की, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति भी आवश्यक है। तो संशोधन का पहले देख लिया अपन ने कि ये प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, राज्य में नहीं लाया जाएगा। ठीक है। दोनों सदनों के द्वारा होगा। कैसे बहुमत से? एक तो सामान्य बहुमत से, या दोनों सदनों में अलग अलग पृथक पृथक 2/3 बहुमत से। और कुछ मामलों में राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति ले सकती है, कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ये हो गई इसकी दूसरी शक्ति। तीसरी शक्ति आती है वित्त। वित्त ने धन का मामला, अर्थ का मामला। ठीक है। आपको बजट शब्द पता होगा। बजट पूरे देश का जो आय व्यय, मतलब कितनी आय हुई, कितना खर्चा हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा जो होता है वो बजट होता है। और बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा संसद में, लोकसभा में। ठीक है। तो वित्तीय शक्ति में क्या है? देश का जो धन है, देश का जो वित्त है, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य ये करती है, क्योंकि वित्त मंत्री जो है लोकसभा में सबसे पहले बजट जो है वो पेश करते हैं। तो ये कार्य भी, वित्त संबंधी कार्य भी किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। अगली शक्ति आ जाती है प्रशासनिक शक्ति। ठीक है। प्रशासनिक शक्ति में मतलब जो प्रशासन का कार्य चलाया जा रहा है वो कौन चला रहा है? आपको पहले मैंने बताया था, पूरा जो मंत्रिमंडल है जो जीत करके पहुंचा है, ठीक है, केंद्र में प्रधानमंत्री का पूरा मंत्रिमंडल जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्यपालिका के अंग है, क्योंकि कार्यपालिका में बैठ के कार्य हो रहा है। ठीक है। तो ये कार्यपालिका जो है ये संसद में बैठ करके कार्य करती है। तो ये तभी तक कार्य कर सकती है जब तक कि इसको संसद में, लोकसभा में, क्योंकि चुने हुए व्यक्ति लोकसभा में रहे, तो जब तक लोकसभा का विश्वास इनको मिला है, किसको? पूरा मंत्रिमंडल को, तब तक वो वहाँ पर कार्य कर सकती है। नहीं तो आपको मैंने पहले बताया था लोकसभा राज्यसभा में कि लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है।
तो लोकसभा में भंग करने का मतलब क्या है, वह जो पूरा मंत्रिमंडल है वो भंग किया जा सकता। तो मंत्रिमंडल संसद के मतलब लोकसभा के विश्वास पर ही जो है उसके प्रति वो उत्तरदायी होती है। अगला कार्य है इसका शक्ति निर्वाचन संबंधी। निर्वाचन है ना, चुनाव संबंधी कार्य होते हैं। इसके लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का जो है निर्माण किया गया। अब इसमें अनुच्छेद संविधान का 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, और अनुच्छेद 66 ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के चुने हुए जो सदस्य होते हैं, जिन्होंने चुनाव जीता है, निर्वाचित सदस्य, वो भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। इसमें अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले बात की थी लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, ये चुनाव में भाग नहीं लेते। तो निर्वाचन संबंधी किसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ और शक्तियाँ भी हैं जिसको अपन कहते हैं विविध शक्तियाँ। ठीक है, विविध शक्तियों में हम 2 की चर्चा करेंगे। विविध शक्तियाँ कौन सी, मतलब इसके अलावा कौन सी शक्तियाँ हैं। पहला आता है महाभियोग। तो पहले आप लोग को महाभियोग शब्द पता होना चाहिए। महाभियोग बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा जो कहाँ होती है, संसद में। इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाना हो तो उनके खिलाफ क्या लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। अगर उनने कोई संविधान का उल्लंघन कर दिया हो, कोई उनका दुर्व्यवहार हो, मतलब किस कारण से इनको महाभियोग लगाया जाता है, उल्लंघन कर दिया हो, कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा हो, दुर्व्यवहार हुआ हो, या ये अक्षम हो कार्य करने में, जो भी है, इस तरह से अगर कोई इनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। ये अगली शक्ति है। तो महाभियोग किसके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, और 2 तरह के जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो देश का, और हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय राज्य में, इनके न्यायाधीशों के खिलाफ जो है ये लाया जाता है। ये प्रस्ताव जो है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जो है प्रक्रिया को पूरा मानते हुए इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले लिया जाता है। तो राष्ट्रपति के खिलाफ तो जो है वो लोकसभा में आ जाएगा सबसे पहले, और उपराष्ट्रपति के खिलाफ, क्योंकि अभी अपन ने बात की थी पहले, ध्यान हो, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, तो जो वहाँ पर रहता है, तो ठीक है, तो वहाँ पे वो कार्य करता है, तो उसके खिलाफ राज्यसभा में पहला जो है प्रस्ताव लाया जाएगा। तो महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है, इनके खिलाफ दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के लिए कहाँ आएगा प्रस्ताव, राज्यसभा। ठीक है, फिर दूसरा, देश में कई बार संकट काल भी आ जाता है। संकट काल, कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो, युद्ध की स्थितियाँ हो गई हो, या कोई और ऐसी परिस्थिति आ गई हो, ठीक है, तो यहाँ पर संसद के दोनों सदन जो हैं 1 महीने के भीतर जो है इसके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। संसद का कार्यकाल जो है वो बढ़ सकता है, एक बार में 6 महीने, फिर 6 महीने, इस तरह से। तो इसके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए भी दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। तो एक विविध शक्ति, एक तो महाभियोग के समय में, और एक संकट काल के समय में भी इनको शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो आज हमने बच्चों ये संसद के कार्य शक्तियाँ देखी। पहले विधायी शक्ति, विधायी यानी विधि निर्माण, संविधान संशोधन है ना, संविधान की कुछ इसमें बदलाव करना है, उसके लिए क्या है, किस तरह से सामान्य बहुमत और अलग अलग बहुमत। वित्तीय शक्ति, बजट के बारे में बताया मैंने, वित्त मंत्री के द्वारा जो पेश किया जाता है। प्रशासनिक शक्ति है ना, प्रशासन कौन चला रहा है। अगर आप एक एक शब्द को इसको अलग कर लेना, ध्यान दे दें, तो आपको पूरा मैटर याद आ जाएगा। प्रशासन है ना, जो प्रशासन कौन चला रहा है, जिनको हमने जिता के भेजा, चुने हुए प्रतिनिधि। मंत्रिमंडल जो है, नेता जो है, तो मंत्रिमंडल जो है किसके प्रति उत्तरदायी है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, फिर निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन संबंधी में राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हो रहा है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है। और अंत में अपने देखा विविध शक्तियाँ, एक तो महाभियोग वाली शक्ति है इनके पास, और दूसरी है संकट काल के दौरान शक्ति। तो आज अपना ये वाला पोर्शन जो था बच्चों पूरा हुआ, संसद के कार्य और शक्तियाँ। फिर हम आगे जो लेंगे दूसरा पोर्शन, उसकी चर्चा अगले लेक्चर में होगी। तो इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा
पहले हमने थोड़ा सा वर्णन किया था सूचियों के बारे में, फिर बाकी सबके बारे में। इसको ध्यान से देख ले बच्चे।